हाँ देखिए, स्फेरिकल मिरर में बेटा एक स्फेरिकल ग्लास है, ये स्फेरिकल ग्लास, ग्लास का स्फीयर मान लीजिए आप। ठीक है। तो इसके आपने किस साइड कोई टुकड़ा ले लिया आपने इसका, मान लो यहाँ से यहाँ तक का, इसका एक कर्ड पार्ट आपने ऐसे काट लिया इस तरह से। तो अगर आपने इसकी गड्ढे की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखी और बैक साइड पॉलिश कर दी, तो जो मिरर बनेगा वो क्या कहलाता है, कॉनकेव मिरर कहलाता है। तो जो मिरर बनेगा वो क्या कहलाता है, कॉनकेव मिरर कहलाता है। और अगर आपने ये गड्ढे की साइड पॉलिश कर दी और दूसरी साइड आपने रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखी, तो इस मिरर को हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो इस तरह से टू टाइप्स ऑफ मिरर हैं स्फेरिकल मिरर्स में, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो बहुत सिंपल डेफिनेशन अगर बोलें, पहले नहीं पता थी आपको तो आप ध्यान रखें। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है किसी भी मिरर का, क्योंकि जो भी स्फेरिकल मिरर है दैट मस्ट बी ए पार्ट ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो इस लार्ज स्फीयर का जिसका वो मिरर पार्ट है, उसका सेंटर उस मिरर का क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। मैं सब कुछ ही बता रहा हूँ बेटा, ये मान के नहीं चल रहा हूँ कि आपने नाइन्थ में सबने अच्छी तरह पढ़ रखा है। तो किसी ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा हो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस स्फीयर के दो टुकड़े कर सकते, स्फीयर के टुकड़े कर सकते हैं पॉलिश, जिस साइड करेंगे वहां से रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं रहेगी, दूसरी साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगी। ठीक है। तो अगर गड्ढे की साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है देख लीजिए, तो वो आपका कॉनकेव मिरर कहलाता है। और अगर आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस गड्ढे की तरफ ना हो के दूसरी साइड है जहाँ से बाहर निकली हुई है सरफेस, तो वो कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब हर स्फेरिकल मिरर किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट है, उसी स्फीयर का जो सेंटर होगा दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। पोल और वर्टेक्स ऑफ द मिरर, तो मिड पॉइंट ऑफ द मिरर जैसे कि यहाँ पर पी है, उसको हम क्या बोलेंगे, पोल या वर्टेक्स ऑफ द मिरर बोलेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर, फिर वही कहानी, हर स्फेरिकल मिरर किसी ना किसी बड़े स्फीयर का एक पार्ट होगा। तो बड़े स्फीयर की जो रेडियस होगी जिसका वो मिरर पार्ट है, वो रेडियस उसकी क्या कहलाती है, मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। तो अगर इसके पोल और सी को आप ऐड कर देंगे तो ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगी। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल बेसिक डेफिनेशंस हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल ऑफ द मिरर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बाद आती है आपके एपर्चर क्या होता है। एपर्चर देखिए, एपर्चर किसको बोलते हैं। तो एपर्चर का मतलब, जैसे ये ये आपका स्फेरिकल मिरर है, तो डिस्टेंस m1 m2 इज कॉल्ड एपर्चर। ये यूज नहीं होती ज्यादा, आपने वो तीन ही काम की, जस्ट मैंने आपको बता दी। तो एपर्चर का मतलब होता है m1 m2 डिस्टेंस। और एंगुलर एपर्चर क्या होता है, m1c m2। ये जो एंगल बन रहा है, लेट्स से फाई एंगल है, तो ये फाई इज कॉल्ड एंगुलर एपर्चर। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस की एग्जैक्ट डेफिनेशन है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। स्ट्रेट लाइन पोल से पास होने वाली, स्ट्रेट मिरर के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जॉइनिंग लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। जब आपका ये मिरर डिसाइड हो गया तो इसका सेंटर भी फिक्स हो गया, इसका पोल भी फिक्स है, तो पोल और इस सेंटर को डायरेक्ट जॉइनिंग लाइन, जैसे कि ये वाली जो लाइन है आपकी, ये आपका अगर मिरर है, तो ये पोल हो गया और ये सी हो गया, तो ये वाली लाइन जो कहलाएगी दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। ठीक है। ये कहलाती है आपके प्रिंसिपल एक्सिस, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जॉइनिंग लाइन, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पैराक्सियल एंड मार्जिनल रेस की। तो पैराक्सियल रेस का मतलब है कि रेस जो मिरर पर, जैसे मान लीजिए आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, तो एक रे डॉटेड वाली है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के काफी क्लोज है, और ये रेस काफी दूर है। तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज रहेगी दैट इज कॉल्ड, जो डॉटेड लाइन है यहाँ पे, दैट दोज रोज आर कॉल्ड, दोज रेज आर कॉल्ड पैराक्सियल रेस। ठीक है, तो रेज इंसिडेंट क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर कॉल्ड पैराक्सियल and away from the principal axis are called marginal rays.
तो इनकी इम्पोर्टेंट रोल है। हम जो कुछ पढ़ेंगे, जो हमारे फार्मूले सारे हैं, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, और इस तरह की जितने फार्मूले हैं आपके वी और यू वाले, चाहे से मिरर में हो या लेंस में हो, सब में दीज आर वैलिड ओनली फॉर पैराक्सियल रेज। आप इनके डेरिवेशन में भी देख सकते हैं, वहाँ पे माना गया है कि ये जो लाइन है, रेज है, इस पी के काफ़ी क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर एपर्चर हमारा जनरली बहुत कम रहता है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो नहीं भी लिखेगा तो हमें क्वेश्चन तो उसी से करना है। ठीक है ना, एक दो स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन है, वो अभी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f केवल पैराक्सियल रेस के लिए वैलिड है। ठीक है, जिनकी डिस्टेंस इस प्रिंसिपल एक्सेस से काफ़ी ज़्यादा होगी। अगर वो डिस्टेंस बहुत कम है तो वो रेस क्या कहलाएंगी, पैराक्सियल रेस कहलाएंगी। अभी आपकी इम्पोर्टेंट इसको नेक्स्ट पेज पर ही समझ में आने वाली है, पैराक्सियल और मार्जिनल की। तो एक बार ध्यान से देखिए आप इनकी इम्पोर्टेंस, ध्यान से देखिए। हाँ देखिए, तो इनकी इम्पोर्टेंस फोकस में रिफ्लेक्ट होती है बेटा। फोकस किसे कहते हैं, आपने बहुत याद करा होगा फोकस का फार्मूला। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन हो मिरर की, तो फोकस कितना होता है बताइए कोई। फोकस का कोई फार्मूला होता है? अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर की कैपिटल आर है, तो फोकस कितना होता है, फोकल लेंथ क्या कहलाती है? अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर है, तो फोकल लेंथ किसके बराबर होती है बताइए। हाँ, तो ये केवल तभी है, ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ पैराक्सियल रेस के लिए वैलिड है। मार्जिनल रेस का फोकस फिक्स नहीं होता है। बेसिकली फोकस वर्ड इज डिफाइंड ओनली फॉर पैराक्सियल रेस। ठीक है, आप डेफिनेशन में भी देखो क्या लिख रखा है, मैंने नैरो बीम ऑफ रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड क्लोज टू इट। ये क्लोज टू इट लिखा है मैंने, मतलब पैराक्सियल होनी चाहिए। इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, इस तरह की अगर इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, देन रिफ्लेक्टेड बीम इज फाउंड टू कन्वर्ज टू और अपीयर्स टू डाइवर्ज टू। जैसे इसमें तो कन्वर्ज होगी, ये कन्वर्जिंग मिरर हो जाता है। और ये जो होता है आपके इस तरह का कॉन्वेक्स वाला जो मिरर होता है, इसमें जो नॉर्मल होगा ये होगा। तो कोई लाइट अगर ऐसे गिर रही है इस पे, तो आप देखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये सारी रेस किसी एक पॉइंट से आती हुई लगती है। ठीक है, किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में, तो इसलिए उसमें ऐसे लगता है यहाँ से डाइवर्ज हो रही है। और ये जो कन्वर्जिंग मिरर है, जो कन्वर्ज कर रहा है रेस को एक पॉइंट पर, कॉनकेव मिरर कहलाता है कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है डाइवर्जिंग। तो ये जो आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये क्या है, आपका कन्वर्जिंग मिरर है। तो इसलिए मैंने लिखा अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस और फाउंड टू कन्वर्ज टू ए पॉइंट, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ द मिरर। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। अब मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, आप इसको नॉर्मल रिफ्लेक्शन से करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि फोकल लेंथ या फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज डिफाइंड ओनली फॉर पैराक्सियल रेज। मार्जिनल रेज की अगर बात करने लग जाए तो मार्जिनल रेज एक फिक्स्ड पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, इसके पास दूसरी रे बना दूंगा, वो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तीसरी रे बना दूंगा, डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। ये केवल एक अप्रोक्सीमेशन है कि अगर आपकी लाइट्स प्रिंसिपल एक्सेस के बहुत क्लोज इंसिडेंट हो रही है, तो वो सारी रेज एक सेम पॉइंट पर फोकस करती हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ देयर इंसिडेंट एंगल। अदरवाइज आप चेक कर सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल लाइन आके, जो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल लाइन आके इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो डिस्टेंस है पोल से इस इंटरसेक्शन पॉइंट की पी क्यू। ठीक है, इस पोल से इस रे के जो इंटरसेक्शन पॉइंट की डिस्टेंस है पी क्यू। ठीक है, ये डिपेंड करती है कि थीटा पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो पहले आप बिल्कुल बिना किसी अप्रोक्सीमेशन के बिल्कुल थीटा की टर्म में ये डिस्टेंस निकाल के बताएंगे। सुन लीजिए क्या करना है। ये आपका स्फेरिकल मिरर है, एक रेज ऐसे इंसिडेंट हो रही है, थीटा इंसिडेंट एंगल है। इंसिडेंट एंगल कैसे, ये नॉर्मल खींच दिया यहाँ से, नॉर्मल हो गया। रेडियस जो है स्फेरिकल मिरर की, तो इससे जो एंगल बन रहा है दैट इज इंसिडेंट एंगल।
तो रिफ्लेक्शन के बाद इस क्यू पॉइंट से पास हो रही है। तो क्या आप इस रेडियस और थीटा की टर्म में ये पी क्यू डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या आप रेडियस और थीटा की टर्म में ये पी क्यू डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या? तो एक बार ट्राई करिए आप, फिर हम बात करते हैं।